उसने CSS के साथ बनाया है ये। ओह ब्यूटीफुल। उसने सारी प्रॉपर्टीज यूज की हैं, बॉर्डर, कलर और हेडिंग्स और डिफरेंट फॉन्ट्स भी यूज किए हैं, देखिए उसने। वेरी नाइस। देखिए लिंक टैग यूज किया है और साथ में शायद उसने मुझे ऐसा लगता आई है टैग भी यूज किया है। इस लड़के को मतलब थोड़ा सारे, आइडिया था हाँ। सीएसएस के बारे में, क्योंकि मैंने टेक्स्ट अलाइन के बारे में नहीं बताया है। ये जो थैंक यू सेंटर में आ रहा है, और थैंक ये यू तो वेरी मैंने मच फॉर बताया दिस, क्योंकि आज इसकी नीड पड़ेगी डिस्प्ले और इनलाइन ब्लॉक को समझाने के लिए। हाँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीएसएस का, ब्लॉक इनलाइन और और ब्लॉक, इनलाइन। तो इसके लिए। इसको एक्चुअली कहा जाता है बॉक्स मॉडल। हम्म, सीएसएस में बहुत सारे एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एक बड़े कॉन्सेप्ट्स में देखे जाते हैं, जैसे कि ब्लॉक मॉडल एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके। देन आई एम शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। ऐसा करता हूँ प्रणय, मैं कोड कर रहा हूँ तो मैं ही प्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ ना। ओके। ठीक। तो विजिबल है प्रेजेंटेशन। या इट्स विजिबल। सो वेलकम टू डे 3। शुभम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना? ओके। ओके। So, welcome to day 3 of web development course. Today we will be looking on some more concepts of CSS. तो शुरुआत करते हैं। कल का रिकैप दे देता हूँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज CSS3 एंड हाउ टू इंक्लूड इट इन अ HTML फाइल। सेलेक्टर्स क्या होते हैं CSS में, कलर्स क्या होते हैं और बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था। और टाइम बहुत हो गया था इसलिए हमने बैकग्राउंड को वहीं पर रोक दिया था। तो अभी तक इतने में किसी को डाउट है? अगर डाउट हो तो एक बार चैट में बता दो जल्दी से। और अगर पिछला क्लास अगर नहीं भी किया है तो हम आज भी उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, बट एक अगर क्योंकि डिटेल्ड में प्रोजेक्ट में जानना है। दिखाएंगे ना, हाँ, तो अगर आप उसमें से डिटेल्ड देख सकते हैं। अगर हाँ। डिटेल्ड नॉलेज लेना है तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं जो अपलोड किया है। तो किसी को डाउट नहीं हो तो नो डाउट लिख दो एक बार। देखना प्रणय को डाउट आए तो ठीक है। ओके। ओके, सो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को डिटेल में। जस्ट अ मिनट। सो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक्चुअली हमने उसका केवल एक पार्ट पढ़ा था जो था बैकग्राउंड कलर। हम बैकग्राउंड में एक इमेज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम डायरेक्टली कोड में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो VS बैकग्राउंड कोड। जो वर्ड होता है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट है क्लियर करता हूँ। बैकग्राउंड जो वर्ड है, ये इन सारे प्रॉपर्टीज का एक शॉर्ट हैंड होता है। सीएसएस में क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, तो डेवलपर्स ने कुछ ऐसा कर दिया कि तीन चार प्रॉपर्टीज का ना एक शॉर्टकट बना दिया कि एक प्रॉपर्टी लिखो और चारों को एक साथ ही डिफाइन कर दो। तो बैकग्राउंड इज द शॉर्टकट फॉर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अटैचमेंट, इन सभी के लिए शॉर्टकट बैकग्राउंड होता है। अभी इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ये तो प्रॉपर्टीज तो सिंपल होती है, बट वो इसको नहीं, एक शॉर्ट बार हैंड में यूज हाँ, करना एक बार अप्लाई थोड़ा करके बताता डिफिकल्ट हूँ। होता है, तो ये समझना इम्पोर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हमने एक index.html फाइल बना रखी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक H1 बना देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ day 3 CSS बेसिक, सम मोर CSS, सॉरी। और एक p टैग में lorem टेक्स्ट डाल देता हूँ रैंडमली। वेल, इंक्रीज योर फॉन्ट साइज। अब ठीक है। फाइन। तो मैंने ये किया है। अब हम इसकी स्टाइल लिखते हैं, यहीं पर ऊपर स्टाइल लिख देता हूँ मैं इसकी। तो हम बॉडी को देते हैं बैकग्राउंड कलर। पहले तो बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं एक बार। ये बैकग्राउंड कुछ इस टाइप, बैकग्राउंड कलर मतलब बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा, दैट्स इट। सिंपल। मैं एक बार। एक्वा एक इनबिल्ट कलर होता है सीएसएस में, जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। सो अभी यहाँ पर हमको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा।
हाँ दिख गया। सो ये हमारा ऐसा आ गया, ठीक। और एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, देखो ये ब्राउजर ने इतना स्पेस इसको खुद से दिया है, ये हमने इसको नहीं डिफाइन किया, ये ब्राउजर की खुद की सीएसएस होती है। तो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि ये खुद की सीएसएस को हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं ब्राउजर की, कि अगर हम इसे बेसिकली नहीं जैसे चाहते तो। हेडिंग्स होते हैं, तो हेडिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा मार्जिन वो पहले से रहता ही है, ये देखिए लेकिन ये ये है, सही चीज नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि जब स्टार्ट करते हैं सीएसएस लिखना, तो हम स्पेसिफाई करके ये बता देते हैं कि हमें कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए। नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट इतनी मार्जिन देखिए H1 टैग में आई जा रही है, मतलब ये तो जूम कर रखा है, लेकिन नॉर्मल व्यू में इतनी आएगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, बैकग्राउंड इमेज। इसमें हमको यूआरएल स्पेसिफाई करनी होती है इमेज की, जो कि मतलब मैं इंटरनेट से कोई उठाता हूँ। ये इमेज का एड्रेस जो है आपके लैपटॉप पर भी हो सकता है, या फिर कोई ऑनलाइन होस्टेड कुछ ऐसा इमेज लिंक हो, वो भी काम करे। तो मैं रैंडमली कुछ भी ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। सो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओ माय गॉड, ये थोड़ा बड़ा होता है, इसे ये डेटा लिंक, सॉरी, इसे क्या तो कहते हैं, डेटा, हाँ डेटा ये इमेज डेटा इमेज होता है। ये इस पर मतलब ये तो हमने कॉपी कैश लिया सारा है। तो देखिए अभी आपने देखा कि मैंने इसमें बैकग्राउंड लगा दिया, और ये बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसने पूरे में बैकग्राउंड में उस इमेज को क्योंकि रिपीट कर इमेज दिया। क्या था ना, छोटा था, बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा था, इमेज छोटा था। इसने तो क्या इस किया, थोड़ा दिमाग लगाया और रिपीट कर दिया। हाँ, क्योंकि ब्राउजर को आपने कहा नहीं है जब तक, तब तक वो उसको डिफॉल्ट में रिपीट करेगा। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो इसको स्टॉप करने के आपके दो तरीके हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो रिपीट ना करे, ज्यादा लंबी लिंक हो गई ना, तो मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बैकग्राउंड रिपीट। ये देखिए रिपीट, तो इसमें ये इतनी सारी वैल्यूज होती हैं, इनहेरिट, इनिशियल। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है नो रिपीट, बाय डिफॉल्ट रहती है आपकी रिपीट, और और रिपीट ये एक्स और जो रिपीट बहुत सारे वाई। प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हैं, इनहेरिट, इनिशियल, ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक फेमस होता है नो रिपीट, और रिपीट डिफॉल्ट एक्स होता है रिपीट। और बस रिपीट इन एक्स और दोनों को रिपीट आप याद वाई, यस। रखिए, दैट्स इट। जैसे अब तो मैं मैंने नो आज, रिपीट कर देता हूँ, हम्म, तो देखिए यहाँ पे ये सिंगल इमेज आई है, ठीक है। और अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये रिपीट, पूरे स्क्रीन में कवर हो जाए। तो मैं इसको हटा दूंगा। और अभी वो रुक, जब प्रण वो बताता हूँ। अगर मैं इसको रिपीट एक्स कर देता हूँ, तो ये देखिए एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगी ओनली। और इसको अगर रिपीट वाई कर देता हूँ, तो ये एस हो जाएगी, ठीक। पर अगर मैं इसको नो रिपीट कर दूं, तो ये रिपीट नहीं होगी। यार थोड़ा ऊपर ले जाओ अपने ये कोड को। हाँ, अब देखते हैं बैकग्राउंड कौन सी बता रहा था प्रणय, साइज। साइज, या बैकग्राउंड साइज। अगर हम इस इमेज के साइज को बढ़ाना चाहते हैं और हम इसको पूरी स्क्रीन जितना करना चाहते हैं, तो हम कवर नाम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बैकग्राउंड साइज कवर कवर। मतलब कवर कर देना। तो ये देखिए सिंपल इसने जो पूरा वर्ड है इसको विड्थ में कवर किया है, अपनी हाइट इसकी वो नहीं है। अगर मैं इसको कंटेन कर दूंगा ना, तो देखते हैं क्या होता है। कितने सारे तो प्रॉपर्टीज देखिए जितने में हाँ, कंटेंट था हमारा, उतने में ही केवल इमेज आई। तो इसको कहते हैं कि बैकग्राउंड साइज इन कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट है जहाँ पर, उसी में बैकग्राउंड इमेज है। तो अगर आप उसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो कवर, नहीं तो अगर कवर करने से एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रहा है कि आप देख रहे होंगे, ये इमेज चूंकि एक रेस्टर इमेज था, मतलब एक पीएनजी इमेज था, ये फट रहा है। इसके इसके जो पिक्सेलेटेड आ पिक्सेल्स रही हैं, है। इसके पिक्सेल्स जो हैं वो स्कैटर से हो रहे हैं। तो इसका एक हम, ग्रेट अल्टरनेटिव होता है एसवीजी, हाँ, विच स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। उसमें क्या होता है कि उसको आप कितना भी जूम कर लीजिए या कितना भी स्केल कर लीजिए, वो इट डजंट मैटर, वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है। जैसे मैं एसवीजी हाँ, ग्लोब सर्च करता हम हूँ। 100, एक क्वेश्चन है, हम 100% भी यूज कर सकते हैं। एक बार वैभव 100% लिख के दिखाओ। क्या? जो भी था ना बैकग्राउंड साइज, उसके या कवर के उसमें बैकग्राउंड आप उसमें साइज, साइज भी दे सकते हैं, कुछ हाँ भी लिख सकते 100% हैं। लिख के दिखाओ। ये लो, सी, देखो कोई वो फर्क नहीं सेम पड़ा। चीज मैं सेम तरीके से काम कर रहा है। अब ये बहुत अच्छा तरीका था। हम
100%, 50%, 25, ये बिल्कुल अपने हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो 40% में और इतना ही 40%। नहीं, हम उसके लेंथ और ब्रेथ, अब इसे 40% एंड 30% ऐसे लिखो, या 80% ऐसे लिखो। तो ये देखिए, हाँ ये दोनों में हो जाएगा। अब देखिए ये ये इसने थोड़ा वियर्ड है। कंटेंट का 80% हाँ, लिया है, अब और ये थोड़ा विड्थ वियर्ड आपके होता पूरे है, उसके लिए है, क्योंकि ये इसीलिए विड्थ लेता है कि आपका जो पीछे एलिमेंट है ना कंटेंट वाला, उसकी विड्थ और उसी की हाइट। तो इसकी हाइट तो हमारी विड्थ तो ये थी पूरी की पूरी, उसका इसने ले लिया कितना 40%, और कंटेंट की हाइट का इसने ले लिया 80%। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर परसेंटेज में यूज नहीं करें और कवर का यूज ज्यादा करें, या फिर बिकॉज सिंगल परसेंटेज दें ताकि वो हाइट और विड्थ दोनों को खुद ही मैनेज कर ले। सीएसएस में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो काफी अनकंट्रोलेबल है, मतलब उनको उनके बारे में मतलब कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो जाता है, जैसे कि अभी ये वाला प्रॉपर्टी था। अब जैसे मैं बता रहा था एसवीजी फाइल के बारे में, तो ये तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं एक एसवीजी को डाउनलोड कर ले रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ globe.svg। और अब मैं यहाँ पर इसको लिंक को हटा देता हूँ। वे इसमें इस इमेज को पहले फोल्डर पे ले आओ। वो आ गई, ओके, कंट्रोल है। तो मैं बैकग्राउंड इमेज एक बार दोबारा डाल देता हूँ। इस बार मैं दूंगा अपनी खुद की फाइल, यानी कि मेरे कंप्यूटर में जो फाइल है उसका एक पाथ देंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से मैं करूंगा इस पर राइट क्लिक और लिखूंगा कॉपी रिलेटिव पाथ, और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप पाथ कॉपी कर रहे हो तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आप कौन सा पाथ कॉपी कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस रहते हैं। सी यहाँ पे मैंने अभी ये नहीं लगाया इसलिए एरर आ रहा है। देखिए पीछे आ गया। अब मैं इसको सेमीकोलन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएसएस। इस वाले एक को कमेंट छोटा सा करके, सेमीकोलन मिस करने से एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ये देखिए मैं इसको कितना भी स्केल कर दूं, ये 400% भी कर दूंगा तो भी देखिए ये तो फिर ये बग गया। ये हाइड हो गया है एक्चुअली, लेकिन ये कभी रेस्टर नहीं होता है, ये स्कैटर टाइप नहीं होता है। ये देखिए ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट, पिक्सेलेटेड नहीं हुआ। पिक्सेलेटेड, परफेक्ट। ओके, तो एसवीजी के बारे में समझ आया लोगों को, मतलब आप लोगों को? आई होप कि आपको ये पीएनजी और एसवीजी इनके बारे में डिफरेंस समझ में आया होगा, और हम क्यों एसवीजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने वेबसाइट्स में, ये भी समझ में आया। शुभम मैंने अपनी डायरेक्टरी में से डाला, ये देखो यहाँ पे ये था globe.svg, मैंने डाउनलोड किया जस्ट अभी। जैसे मैं कुछ और डाल के देखता हूँ, जैसे थंबनेल डाल के देखता हूँ, कोई day1.png डाल के दिखाता हूँ, तो मैं तो डायरेक्ट क्या प्रेफर करता हूँ, यहाँ से कॉपी पाथ प्रेफर करता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ, जिससे कि इजी होता मिस्टेक है। ना हो। देखो Now there is a one more problem here. It's possible कि वो नहीं आएगा। मे भी आ जाएगा। नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है कि या इन फाइल नेम के बीच में स्पेस है। अब ये मैं हर बार अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि नेवर गिव स्पेस इन नेमिंग द फाइल और एनी काइंड ऑफ फोल्डर्स और एनी काइंड ऑफ थिंग। अब इस स्पेस एरर को मिलेगा। मैं तो ऐसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है हाउ टू ऐड बैकग्राउंड इमेज in HTML containing spaces। नहीं ये नहीं है। हाँ तो देखो इसमें मेरे को आंसर मिल गया स्टैक ओवरफ्लो पे। इन्होंने भी क्या किया है, ये देखिए इनकी फाइल में भी स्पेस था बीच में, तो इसका आंसर इन्होंने दिया है कि आपको यहाँ पर मतलब या तो इसको एक कॉलन में दे दो, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये सही रहेगा। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, या तो सिंगल कोट्स में दे दीजिए। सी नाउ इट इज वर्किंग। अब वो जो इमेज था वो वहां पर आ रहा है। ऐसे मैं प्रेफर करूंगा कि नेवर गिव स्पेसेस व्हाइल नेमिंग योर फाइल। और बट अगर फिर भी है तो ये दिस इज द सॉल्यूशन। और अगर
आप किसी प्रॉब्लम में अगर आप स्टक हो रहे हो तो सिंपली गो टू द गूगल एंड सर्च इट। जैसे मैंने अभी करके दिखा, हाँ क्योंकि मुझे नहीं पता था। सी मैंने यहाँ पे कवर यूज किया तो इसने इसको ऐसा लिया। अगर मैं इसको यहाँ पे कवर यूज नहीं करता तो इसका डिफॉल्ट साइज ज्यादा था इमेज का, इसलिए इसने इसको पूरे से एक्स्ट्रा में जा रहा था ये, इसलिए इसमें जरूरी है ये। ठीक है वैभव, अब दूसरे प्रॉपर्टी अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो बैकग्राउंड है ये मतलब नीचे से स्टार्ट हो, ना कि बिल्कुल ऊपर से। तो अभी ये लगभग सेंटर पे है। मैं दूंगा बैकग्राउंड पोजीशन, और इसमें पहले देते हैं x की पोजीशन, फिर देते हैं y की पोजीशन। तो मैं जैसे दे देता हूँ x की रहता हूँ 0 और y में दे देता हूँ 50%। तो देखिए ये 50% नीचे आ गया एक तरीके से, और इसका बैकग्राउंड रिपीट बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, तो इसलिए वो इमेज नीचे कंटिन्यू भी हो रही है एक तरीके से। समझ आइए बात कि ये रिपीट क्यों हो रहा है नीचे। रिपीट डिफॉल्ट होता है इसलिए वो रिपीट हो रहा है, और हमने 0,50% दिया था इसीलिए वो क्या था, y एक्सिस पे थोड़ा ऊपर चला गया 50%। ये देखो जैसे मैं यहाँ पर भी 50% कर देता तो हूँ, ये अब ये x एक्सिस पर भी 50% शिफ्ट होगा। ये हुआ है 50%, बट वो इमेज ही उस टाइप का था कि वो पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली। नो वैभव दैट वाज फाइन। अच्छा वो इमेज हुआ है हाँ, बट वो इमेज ऐसा ही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन समझ आई होगी। अब मैं बताता हूँ कि ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको एक साथ भी यूज करनी है तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि आपने ये चारों अगर एक साथ यूज की ना तो फिर आपका तो मतलब, और एक और प्रॉपर्टी रह गया बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो ये बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से आप इतना मस्त इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना विजुअली, जो कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको फिक्स्ड कर देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है, और यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा पैराग्राफ ऐड करता हूँ कि वो ओवरफ्लो कर जाए, मतलब नीचे स्क्रॉल बटन आ जाए। लॉरेम 1000 डालता हूँ। ये लॉरेम जो वर्ड होता है इससे हम डमी टेक्स्ट अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं, अब जैसे कि देखिए यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर पहले उस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अब देखिए मैं नीचे चलूंगा तो ये देखिए आपका ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये भी मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो देखिए अब मैं नीचे चलूंगा ना, मेरे को आई होप ये दिख रहा होगा। हाँ ये क्लियर है। फिर टेक्स्ट को जब मैं नीचे कर रहा हूँ ना तो बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा। ये इस इफेक्ट को हम लोग पैरालैक्स इफेक्ट कहते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ अपना इसी पे बेस्ड। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे पैरालैक्स के बारे में तो पैरालैक्स काफी बहुत ही अच्छा एक मतलब इफेक्ट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो एक्सप्लोर कीजिए पैरालैक्स के बारे में। मैं शो भी करता हूँ 1 मिनट। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें मैंने इसको यूज किया था तो एकदम मस्त लग रहा था। CSS इज ऑल कि आप कितने नए नए इफेक्ट्स के साथ लेकर आते हो अपने कोड को, सॉरी अपने कोड से कितने नए नए इफेक्ट्स लेकर आते ना उससे ये शू दिख रहा होगा आपको पीछे। अब मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा तो देखिए ये शू वहीं पर है और ये कितना सही लग रहा है, सही इफेक्ट दे रहा है यहाँ पर। और ये बस सिंपल एक लाइन का कोड से आ रहा है, एक लाइन के कोड से इतना सही कोड। तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? एक बार और दोबारा एक्सप्लेन कर दो वैभव शुभम। नहीं वो पुराना मैसेज है। अच्छा क्लियर है ये बैकग्राउंड अटैचमेंट? ओके ओके। तो अब ये इतना सारा कोड लिखने की बजाय आप इसको एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा तो लिखते हैं नूब लोग। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ, हम प्रो हैं तो हम लिखेंगे इसको एक लाइन में। कैसे? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देंगे और इसमें यूज करेंगे, 1 मिनट। हाँ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में पहले हम देंगे उसका कलर, उसके बाद मतलब इनमें से आप कोई भी चीज स्किप भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर एक से ज्यादा देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे पहले हम देंगे कलर और फिर दे सकते हैं हम URL कि हम इमेज कौन सी यूज करना चाहते हैं,
फिर हम बता सकते हैं कि हमें रिपीट करना है कि नहीं करना। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो बैकग्राउंड कलर दिया है हमने, ये इसलिए दिया है क्योंकि अगर इमेज लोड नहीं होता है किसी भी एरर के कारण, तो एज अ फॉल बैक कि ताकि वो क्या रिलाय यूज कर होना सके उस चाहिए। पे। हाँ, जैसे आपने अभी देखा था मेरे प्रोजेक्ट में, जब तक शू की इमेज लोड नहीं हुई थी ना, एक बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी आ रही थी। एक बैकग्राउंड कलर आ रहा था, एक वाइट टाइप हाँ का। सॉरी, एक बैकग्राउंड कलर आ रहा था। और यहाँ पर मैंने नो रिपीट मतलब यूज कर लिया एक ही में, और वैसे मुझे इतना कोड लिखना पड़ता। राइट टॉप बेसिकली यही है कि टॉप राइट कॉर्नर में आपकी मतलब स्टार्ट होगा वो जो भी बैकग्राउंड है। सो आई होप ये वाला, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, यानी सिंगल लाइन में आपका पूरा कोड आ गया ये। तो ये अगर ये वाला भी कंफ्यू क्लियर हुआ। अगर अगर आप इस शॉर्ट हैंड से कंफ्यूज हो रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप इस ये पर भी बड़े रिलाय कर वाले, सकते हैं। हाँ, फिर स्टार्टिंग इसको में आप इग्नोर रिलाई कर कर देना, सकते हैं इसको स्लोली। इसको इग्नोर कर देना भाइयों, फिर कहीं ऑफेंड हो जाए फिर। ठीक है, तो अब मूव करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर्स बहुत मस्त चीज होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मतलब चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि देख रहे हो हमारे इस पीपीटी में कितनी बॉर्डर्स यूज होती हैं, तो जल्दी से इसको देखते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, ये पीछे से बैकग्राउंड इमेज हटा देता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज को कमेंट कर दो। बॉर्डर रेडियस इज समथिंग जो डिफाइन करता है कि आप iOS यूज कर रहे हो या एंड्रॉइड। अगर कभी नोटिस किया होगा तो बॉर्डर रेडियस बहुत ही अच्छा होता है एक iOS डिवाइस पर। तो मैं पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट करके उसको दूंगा एक बॉर्डर साइज। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर साइज की, जो कि मैं साइज दूंगा। मतलब एक तरीके से लेंथ, कि सॉरी बॉर्डर अगर है तो वो कितना वेट से सॉरी, नॉट कितना बड़ा साइज, इट्स होगा। विड्थ, बॉर्डर ओके, विड्थ। वेट। फिर मैं दूंगा इसको बॉर्डर स्टाइल, जो कि है डैश, जो कि कई सारी होती है, मैं अभी सारी बताता हूँ। डैश्ड, और बॉर्डर कलर, वो मैं दूंगा इसको ब्लू। बॉर्डर कलर इज सिंपल, कि बॉर्डर का क्या कलर होगा। मैं तो इस बॉर्डर को देने में ही थक गया भाई, इतना बड़ा कोड कौन लिखता। तो देखो ये यहाँ पर ये बॉर्डर आ गई। अब मैं डैश्ड की जगह इसको सॉलिड कर दूंगा। सम जूम द टेक्स्ट क्या हो so गया? that they can see the border. सी, इज Yeah, इट विजिबल? it's fine now. ओके। सो आपने देखा कि मैंने ये 3 लाइन लिखी और उससे ये आया। और यहाँ पर सॉलिड के जैसे कई ऑप्शंस में मैं सारे अगर मैं बता डैश करता हूँ तो वो एक डैश डैश टाइप का एक स्टाइल आ रहा देखिए, होगा। डैश्ड आता है, डॉटेड आता है, डॉटेड और डबल होता है। डॉटेड दिखा देता हूँ एक बार, सी डॉटेड, डबल दिखा देता हूँ एक बार। बाकी आप सारी खुद ट्राई कर सकते हो। It's CSS is all about trying by yourself. ओके। अब मैं इस पूरे कोड को सिंगल लाइन में लिख कर दिखाता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं लिख सकता इतना। बॉर्डर लिखूंगा मैं बस, और उसके बाद लिखूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड एंड डन। सी, एक लाइन में हमारा हो गया काम। This is the best shorthand I had ever seen. क्योंकि ये तो टट्टी है और ये प्रो लोग करते हैं यूज। ओके, तो ये वाली बॉर्डर प्रॉपर्टी सबको समझ आई? और किसी को समझ नहीं आई क्या? ओके, प्रो वाली आ गई, वेरी नाइस। और किसी को नहीं आई? डाउट हो तो पूछ लो एक बार। ठीक है, तो मैं आगे मूव करता हूँ। अब बात करते हैं, अब प्रणय समझाएगा इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। मैं इसी प्रेजेंटेशन में समझाता हूँ। इनलाइन उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि एक लाइन में बहुत सारे आ सके, सिंपल। और ब्लॉक वो होता है जो पूरा अपना एरिया कवर करता है, तो वो कहता है नहीं मैं पूरे लाइन में रहूंगा।
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये इनलाइन एलिमेंट लिखा हुआ है, उसके बगल में लिखा हुआ है वन मोर। अब ये दोनों एक लाइन में बस कंजेस्ट होकर एकोमोडेट कर रहे हैं एक ही लाइन में दोनों एलिमेंट्स, जबकि दूसरे वाले में ब्लॉक एलिमेंट और वन मोर। अब ये ब्लॉक एलिमेंट कह रहा है नहीं, मैं पूरा लाइन लूंगा, वन मोर उसके नीचे चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट इनलाइन होते हैं और कुछ एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होते हैं। जैसे कि हेडिंग टैग जितने भी होते हैं H1, H2, H3, H6, वो सारे क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं। मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखो इसने यहाँ पर हेडिंग यूज की थी, तो देखिए इसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ है। जैसे इस वाली लाइन में देखिए इसने इतना स्पेस एक्चुअल में लिया हुआ है, लेकिन इसके बैकग्राउंड ने इतना स्पेस और ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि पूरे 100% विड्थ यूज की है। तो ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनलाइन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट इनलाइन ही होते हैं, जैसे कि एंकर टैग, इमेज टैग। जैसे कि इमेज, वैभव दिखाओ पीछे वाले जो कोड का वो था प्रेजेंटेशन। सी इमेज क्या बस उतने छोटे से में आ रहा है। हाँ से इमेज के बाद इतना स्पेस लेफ्ट था, लेकिन तब भी जो अगला एलिमेंट है ना, ये तो खैर ब्लॉक एलिमेंट इसलिए नीचे गया क्योंकि अगला एलिमेंट क्या था? वो ब्लॉक एलिमेंट था। अगर यहाँ पर एक और इमेज होती तो वो उसी लाइन में एडजस्ट होकर अकोमोडेट हो जाती। जैसे कि मैं नीचे दिखाता हूँ, ये शायद इसने BR टैग यूज किया है। आप यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके डेवलपर टूल्स में आ सकते हैं। ये अभी हम आपको समझाएंगे कि डेवलपर टूल्स क्या होता है। ऐसे हम कोड को थोड़ा इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं। ब्राउजर एक फीचर देता है। तो देखो इन्होंने इसमें इसको डिव में डाल रखा है, इसीलिए ये ब्लॉक एलिमेंट बन गया है। नहीं तो अगर हम इसमें से ये डिव हटा दें, और ये गुड प्रैक्टिस होता है, इनलाइन एलिमेंट्स को हम जितना कम यूज करें ना वो उतना ही सही है। या फिर यूज तो करना ही पड़ता है, एंकर टैग है, यूज तो करना ही पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हम उसको एक डिव में रैप कर दें। उससे क्या होता है? वो डिव क्या होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो वो जो इनलाइन होता है उसको वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर ये सेम लिंक को 3 बार कॉपी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं जो वैभव अभी कोड कर रहा है उस साइड। आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि मैंने जब मैंने डायरेक्टली 3 लिंक्स को लिखा एक के बाद एक, तो वो तीनों एक ही में आ गई। और वहीं जो कोड ओरिजिनली था उसमें जब उसको डिव में डाला, यानी एक तरीके से 3 डिव हैं ये, तो ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो यानी नेक्स्ट लाइन में जाएगा चाहे कितना भी स्पेस बचा हो आपकी विड्थ में। तो ये वाली बात समझ में आई सबको कि इनलाइन का क्या मतलब होता है और ब्लॉक का क्या मतलब होता है। अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे हम बता सकते हैं किसी एलिमेंट को कि यार तुम जो है ना इनलाइन होगे। तुम पहले कुछ भी थे मुझे नहीं पता, बट अब तुम वो होगे जो मैं कह रहा हूँ। जैसे ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये वाले H1 to H6 डिवीजन और HR हॉरिजॉन्टल रूल होता है। HR बेसिकली ये देखो यहाँ पे इसने एक लाइन बनाई है, ये देखो ये एक लाइन विजिबल है। ये बेसिकली सेक्शन मतलब डिवाइड करने के लिए होती है, डिवाइडर की तरह ले सकते हैं इसको। तो ये HR से आती है। HR एक टैग होता है जो कि एक बस एक लाइन वहां पर ड्रॉ कर देता है। तो इसके बाद ही आता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा कंटेंट, क्योंकि ये ब्लॉक है। और साथ में लिस्ट एलिमेंट जो भी होते हैं वो भी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। हमने लिस्ट बनाई थी, आपने देखा था एक एलिमेंट के बाद जब दूसरा डाला था तो वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा था। और एक होता है प्री टैग। प्री टैग मैं यूज करके बता देता हूँ। एक बार देखना, मैंने प्री टैग यूज किया। पहले पैराग्राफ टैग यूज करके दिखाता हूँ, प्री टैग यूज करके दिखाता हूँ, जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो मैं लिखता हूँ आई एम अ गुड टीचर, आई थिंक। और अब मैं इसको एक बार प्री में दिखाता हूँ। पहले एक बार देख लेते हैं कि अभी आया कैसे है। तो देखो मैंने इसमें एंटर दिया था तब भी ये सिंगल लाइन में आ गया,
पर प्री टैग में जब मैं यही चीज कॉपी करके देखो, मैं पेस्ट करता हूँ, नाउ सी, जैसा मैंने इसको लिखा था ना, जितने स्पेस दिए थे उतने ही इसमें आ गए। तो ये प्री टैग का यूज होता है। प्री टैग जो है वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर समझ के काम करता है। वो बेसिकली ये देखता है कि भाई मुझको जो कहा गया है मैं तो वो कर दूंगा, मुझे नहीं मतलब। आर्यन, जो बी टैग होता है वो बोल्ड करने के लिए यूज होता है। मैं भी सारे टैग्स यूज करवा दूंगा जो भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये देखिए, यहाँ पर तो मैं वैभव, जितने भी स्पेस ही इज दूंगा, आस्किंग अबाउट बी टैग। हाँ वो बी टैग भी बता दूंगा मैं भी। तो ये देखो, अभी मैंने ऊपर पैराग्राफ में इतने स्पेस दे रखे हैं, तो वो भी ये काउंट नहीं करता ब्राउजर, और प्री टैग में ये काउंट कर लिया। तो ये वाली बात समझ में आई कि ब्राउजर हमेशा एक ही स्पेस को काउंट करता है, चाहे आप कितने भी स्पेस दे ब्राउजर दें। को आप अगर 3-4 स्पेस, अगर एक टैब भी प्रेस कर दोगे उससे वो समझ नहीं आता है, वो बस एक स्पेस काउंट करता है, उसके बाद वो अगला कैरेक्टर ढूंढने बैठ जाता है। तो आर्यन बी एक इनलाइन एलिमेंट होता है। आर्यन, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूं तो इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जब धीरे आप धीरे। उसकी प्रॉपर्टी को खुद ही बता सकते हो कि भाई मुझे तो तू इनलाइन चाहिए, या मुझे तो तू सी ब्लॉक बी से चाहिए। क्या होता है, बोल्ड किया जाता है किसी भी, जैसे वर्डपैड में जब हम टाइप करते होते हैं CTRL बी दाबने से वो बोल्ड आने लगता है ना, सिमिलरली बी टैग लगाने से क्या होता है, वो बोल्ड हो जाता है। तो शुरुआत में अभी तुम बहुत छोटे छोटे टैग्स के बारे में सीखो, धीरे धीरे फिर हम एक्सप्लोर सी करेंगे मैंने बहुत बी सारे टैग यूज टैग्स। किया, तो ये बोल्ड हो गया। हम्म। ठीक है, इसी की एक कॉपी होता है बेसिकली, वो इससे ज्यादा मतलब ब्राउजर इसको स्ट्रॉन्ग टैग। इम्पोर्टेंस देता है। और आई प्रेफर स्ट्रॉन्ग ओवर बी, हम्म। जबकि ये बड़ा है मतलब लिखने में, तब भी मैं स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ क्योंकि ब्राउजर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो देखो दोनों में कोई फर्क नहीं आया, और और दोनों ही ये दोनों क्या इनलाइन था, एलिमेंट है। इनलाइन था। ठीक है, तो मैंने ये वाला टैग बता दिया, ये वाला टैग बता दिया। बटन टैग हम आगे डिस्कस करेंगे। ई एम टैग और आई टैग ये दोनों इटैलिक्स के लिए यूज होते हैं। इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा उसको टिल्ट करने के स्लैंट सा। लिए। एक बार दिखा दो वैभव, ई एम एंड आई आर आल्सो इम्पोर्टेंट, तो एक बार दिखा दो। ओके, कोड में बताता हूँ। कोड करके वो छोटा सा कॉपी कर लो। थैंक यू। सो ये आप देखिए, मैं जूम करके बता देता हूँ। ये देखो थोड़ा सा टिल्टेड आ रहा है टेक्स्ट, तो इसको इटैलिक्स कहते हैं जनरली। और ये आई टैग्स और ई एम टैग, ई एम बेसिकली स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस। तो हम किसी चीज पे एम्फेसिस देते हैं तो ई एम टैग का यूज करते हैं, और मैं प्रेफर करता हूँ ई एम टैग को, क्योंकि ये होता क्या है कि दोनों का सेंस तो एक ही है, आई टैग भी वही है और ई एम टैग भी वही है। पर ब्राउजर, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपने सुना हो, नहीं सुना तो इग्नोर कर दीजिए, तो वो ब्राउजर ई एम टैग को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। सर्च आप इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी आप एक्चुअल में वेबसाइट्स पर काम कर रहे हो, आई टैग क्योंकि बेसिकली तुम्हें ब्राउजर को होस्ट। लगेगा वो जनरल टेक्स्ट है, वहीं उसको ई एम टैग में देने से उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके बारे में आसपास बात की गई। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑन दैट वेबसाइट। ठीक है बाबा, एंड आगे बढ़ते हैं। तो ये केपी, था इनलाइन और ब्लॉक। आप इन बाकियों को ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब फ्लेक्सबॉक्स मैं आपको बताऊंगा। तो वैभव, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। ओके, सो अभी तक जितना भी हुआ उतना रैप अप कर लेते हैं, मतलब सही है ना? अभी तक तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक छोटा सा 4 मिनट का ब्रेक रख लें अपने में। हम्म, आस्क द पीपल ब्रेक चाहिए क्या? और वी शुड कंटिन्यू। ओके, नो ब्रेक। ओके ओके, कंटिन्यू फ्रेंड। ओके। मैं एक नया फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फ्लेक्स बॉक्स, इसके बारे में सीखेंगे।
और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला प्रोजेक्ट। तो माय वॉइस इज ऑडिबल वैभव? हाँ ऑडिबल है। ओके, सो मैं एमिट्स का यूज करके मैं यहाँ पर एक div दूंगा और इस हेडिंग टैग के अंदर एक स्टाइल टैग के हेल्प से इसको स्टाइल करूंगा। मैं इनलाइन इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहा हूँ, बट प्रेफरेबल क्या होता है? प्रेफरेबल होता है एक्सटर्नल सीएसएस, क्योंकि ये क्या होता है, सीएसएस को एक अलग फाइल में रखना ताकि एचटीएमएल और सीएसएस इन दोनों को सेपरेट किया जा सके। आप पिछले क्लास में जाकर इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज ले सकते हैं। सो div width 100 पिक्सल एंड हाइट 100 पिक्सल। अब ये वेट और हाइट बहुत ही नॉर्मल है, इसका वेट कितना होगा और हाइट कितना होगा। तो चलिए इसको मैं लाइव सर्वर से पोस्ट करता हूँ और अपने वेबसाइट अपने ब्राउजर पर जाकर देखते हैं। एक्चुअली कलर भी देना होगा फ्रेंड, या मैं कल तो भूल ही गया। बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड रेड, और मैं VS कोड का थोड़ा एक फीचर यूज करूंगा इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। सी, अब ये एक डिव आ रहा है, और जैसे कि थोड़ी देर पहले वैभव ने बताया कि ब्राउजर क्या ऐड करता है, कुछ मार्जिन अपने से ऐड कर देता है, जो कि कभी कभी एनोइंग हो जाता है। ये मार्जिन हमें नहीं चाहिए होता, ये मार्जिन। तो हम इसको एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन, और ये कॉन्सेप्ट अब हम सीख रहे हैं, मार्जिन सेट टू 0। एक्चुअली नॉट दिस वाज नॉट वर्किंग। प्रणय अभी तो वो बताना। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक या नाउ इट्स वर्किंग। सो हम इसको एक्सप्लोर बाद में करेंगे। मैंने बॉडी को मार्जिन 0 क्यों दिया, डेब में काम क्यों नहीं किया। हम लोग अभी सीख रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। एक प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले, जैसे कि अभी हमने सीखा ना ब्लॉक इनलाइन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए CSS में कुछ साल पहले जब CSS 3 आया था, तो अपने साथ एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी वो है फ्लेक्स बॉक्स, इसको साथ लेकर आया था। और ये फ्लेक्स बॉक्स इतना अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको अगर पहले सेंटर, आपने ये मीम भी शायद देखा होगा, हाउ टू सेंटर ए डिव। तो ये CSS का फेमस मीम आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने डिव को सेंटर कैसे करते हैं। तो मैं दो प्रॉपर्टी है पहले लिख देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। See, our div is B. Okay, I'm doing that mistake again. We have to add this code to the body. And we have to give it some kind of height. जनरली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो बॉडी है उसकी हाइट उतनी ही होती है जितनी उसके कंटेंट को चाहिए होती है। अगर तो मैं ये हाइट अगर ऐड ना करूं, और इस बॉडी का बैकग्राउंड क्या है, आई मीन कि इसका कितना एक्सटेंट कहाँ तक है, इसको जानने की अगर कोशिश करता हूँ, लेट्स से ब्लू, let's check the blue, make it little bit attractive. See, ये अभी वो नहीं दिख रहा प्रणय, थोड़ा सा डार्क कर दे। ओके ये बैकग्राउंड बॉडी का इतना आ रहा है, बट ये डिव का नहीं है इतना। और यहाँ पर डिव को सेंटर करने के लिए बैकग्राउंड भी चाहिए होगा इसको। तो हमें इस बॉडी को एक मिनिमम वेट, एक हाइट देना नेसेसरी होता है, ताकि हम अपने डिव को सेंटर कर सकें, मतलब एक ऊपर का एक जगह दे सके उसको। अब ये सेंटर हो रहा है।
हम उसको हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा कंटेंट ओवर मतलब ओवर है, वो एक स्क्रॉल करना पड़ रहा है, और अगर आपने उसको हाइट 100 दे दी तो वो उसको मतलब दिखाएगा नहीं, इसलिए हम उसको मिनिमम हाइट देते हैं। तो उसको प्रणय मिनिमम हाइट कर। ये चीज वैभव ने अभी बोला, ये थोड़ा सा भी समझना मुश्किल होगा, तो बाकी उसके अभी बाद में आगे हम, जब देखेंगे ना तो आपको हाँ, सब समझ तो आता ये जाएगा। समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर मिनिमम हाइट का यूज क्यों किया, और हाइट और मिनिमम हाइट में क्या डिफरेंस है। यार ये जिसे थोड़ा सा बोलने से भी समझ में आ रहा है, मिनिमम हाइट मतलब हाइट जो मिनिमम है वो इतना होना चाहिए, इतनी ही मतलब तो इससे यही बड़ा कहना भी है। हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। अब ये VH जो होता है, व्यू हाइट, मतलब मेरे ब्राउजर का कितना बड़ा स्क्रीन है उतना ही बड़ा ये, उसको 100%। हाँ, वो 100% पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो ये वी कुछ एच यूनिट्स स्टैंड्स होते फॉर हैं, व्यू पोर्ट हाइट। ये कुछ यूनिट्स होते हैं जो आपको सीखना होगा, जो कि एक यूनिट होता है पिक्सल, एक यूनिट होता है व्यू हाइट, एक यूनिट होता है व्यू वेट। तो ये सारे चीज हम धीरे धीरे अभी सीख जाएंगे जब अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। अभी आपको जिस चीज पे फोकस करना है वो है फ्लेक्स बॉक्स। ये 3 लाइन का कोड जो है, बॉडी इतना बड़ा है, और इसमें एक छोटा सा डिव है 100 पिक्सल इंटू 100 पिक्सल, ये स्क्वायर है। पिक्सल मतलब मेरे स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं ना, 1 पिक्सल 2 पिक्सल, उसमें से 100 पिक्सल्स इसका वेट होगा, और हाइट भी 100 पिक्सल, मतलब कि एक स्क्वायर बन रहा है। फ्लेक्स सेट करने का मतलब होता है, एक फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कहाँ पर पोजीशन करना चाहते हैं ये बताने के लिए। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई मतलब होता है उसको बताना कि तुम एग्जैक्टली कहाँ पर होगे। फ्लेक्स एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी हो सकता है, बट ये बताता है कि तुम एग्जैक्टली उस प्रॉपर्टी में कहाँ पर रहोगे। तो अगर मैं सेंटर की जगह यहाँ पर कर दूं फ्लेक्स स्टार्ट, सी द चेंजेस, अगर मैं कर दूं फ्लेक्स एंड, नाउ सी द चेंजेस। क्योंकि ये पहले बार आप पढ़ रहे हो फ्लेक्स बॉक्स, तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट वो मैं इमेज प्रॉमिस दिखा करता दे एक हूँ बार सारी कि प्रॉपर्टी। अगर मैंने इस फ्लेक्स बॉक्स को एक्सप्लेन किया ना, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप एक्सपेरिमेंटली सीखो कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जब हम कोर्सेज कर रहे थे तो वहां पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज अचानक से बता दिए जा रहे थे और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आपको करके दिखाएंगे कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है। अलाइन आइटम्स भी सेम इसी तरीके से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, वर्टिकली सेंटर, और ये काम करने के लिए यूज होते हैं। सी जस्टिफाई कंटेंट मतलब हॉरिजॉन्टली कैसे करना है इसको, फ्लेक्स के एंड में जाना है, मतलब ये एंड राइट साइड में चले जाना है। अलाइन आइटम मतलब वर्टिकली किस तरीके से सेट करना है, तो स्टार्ट में सेट करना है, मतलब अपने सबसे पेरेंट पहले। के उसमें चला जाएगा वो। अगर मैं इसको एंड कर दूं तो ये देखिए कहाँ जाएगा, अब ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम बॉक्स को इस स्क्रीन पर कहीं भी मूव करा सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स के हेल्प से। मूव मतलब कहाँ उसको फिट कर सकते हैं, पोजीशन। पोजीशन, एग्जैक्टली पोजीशन। हम उसको ऊपर रखना चाहते हैं, बाएं में रखना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, जहां रखना चाहते हैं हम उसे वहां रख सकते हैं। अगर हम यहाँ सेंटर करेंगे, ये सेंटर हो जाएगा। दोनों को अगर सेंटर कर देंगे तो ये डिव पूरी तरीके से ही सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है फ्लेक्स बॉक्स। अब अगर मैं एक डिव के बजाय दूसरा डिव दे दूं, आई मीन टू से 2 डिव दे दें अगर, तो सी कि क्या चेंजेस होते हैं। ये 4 बेसिकली, डिव दे दे प्रणय, 4 डिव। ठीक है मैं 4 दे देता हूँ। अब ये डिव तो 4 आ रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं फील हो रहा यार एक ही बॉक्स वहां पे रखा हुआ है, नहीं। बॉर्डर ऑन कर दे इसको इसका। हम डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन बॉर्डर ऑन सभी कर के बीच देंगे। में एक गैप देंगे। बॉर्डर नहीं तो बॉर्डर बना दे। ठीक है, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों चीज देंगे। हाँ गैप ठीक। ऑफ 10 पिक्सल, और इस जिप को देंगे बॉर्डर, 2 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड रहेगा। और कलर कौन सा थे, पिंक। नो, सेट टू टर्कोइज। अरे भाई। सी अब ये इतना बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बड़ा है। जूम, तो गैप से बेसिकली होता क्या है कि आप जिस भी एलिमेंट में गैप प्रॉपर्टी को लगाएंगे, उसके अंदर जितने भी उसके चिल्ड्रन होंगे, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे,
उन सब में गैप आ जाएगा एक दूसरे के बीच में। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, गैप ओनली वर्क्स इन द फ्लेक्स बॉक्स। यस, नॉट इन एनी अदर टाइप। और फ्लेक्स क्या होता है इसके पेरेंट में। अब ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी इज द पेरेंट ऑफ इन ये 4 डिव्स। ये जो चारों डिव हैं इनका पेरेंट कौन है, बॉडी है। ये डिव जो डिव लाइन 32 पे है वो 31 का एक सिबलिंग है। सिमिलरली ये जो चारों डिव हैं 31 टू 34 लाइन तक, लाइन में इसकी बात कर रहा हूँ, 31 टू 34 लाइन तक जो भी डिव हैं वो सभी एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, और बॉडी क्या है, उनका पेरेंट है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि फ्लेक्स बॉक्स किसको अप्लाई होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स किसको होता है, पेरेंट को होता है। जस्टिफाई कंटेंट किसको अप्लाई होता है, सेंटर में मैंने ये जो अप्लाई किया है ये पेरेंट को जस्टिफाई किया है मैंने। किसको अलाइन किसको किया है, पेरेंट को किया है। और अब गैप देखिए, किसको किया हमने है, आपको बताया था कि div एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए था, वैसे तो किसी को आया नहीं, कि जब ये ब्लॉक एलिमेंट होता है तो ये सारे एक रो में कैसे आ रहे हैं। क्योंकि हमने ब्लॉक से चेंज कर दिया ना डिस्प्ले टू फ्लेक्स। अब हमने उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी तो ये बाय डिफॉल्ट उनको एक रो में बना देता है सभी एलिमेंट्स और को। अब ये जो डिव है ना इसका एक स्पेशल डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो चुका होता है, ये अब एक फ्लेक्स बॉक्स का चाइल्ड हो चुका है। इसके पेरेंट जो हैं अब वो फ्लेक्स बॉक्स में है ना, मॉडिफाइड हो गए हैं वो। तो अब इनका प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट नहीं मुझे कहना चाहिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसने अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिस्प्ले वाली लूज कर दी है डिव ने। हाँ, अब हम इसकी प्रॉपर्टी को, यानी कि हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमको तो कॉलम चाहिए, तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी का यूज हाँ पहले करेंगे। मैं ये तो बता दूं कि कॉलम में है या रो में है। तो ये ये तो जो रो देखिए है। हॉरिजॉन्टली है, इसे हम कहते हैं कि एक रो में है। लेकिन हमें चाहिए ना ये एक वर्टिकली ऐसे अलाइंड हो। अच्छा मैं एक चीज दिखाता हूँ, लेट्स सेट मार्जिन टू 20%, not exactly, let's set it 0, leave it to 0, and there is a flex box property called as flex direction to column. तो रो जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, डिफॉल्ट था। बाय कॉलम क्या डिफॉल्ट है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, अब हमने इसको कॉलम क्या कॉलम है, सेट कर हमने दिया उसको है। किया है। तो दिस इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, सॉरी दिस इज द प्रॉपर्टी जिसे हमने चेंज किया है कॉलम में। तो ये नाम से ही थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि फ्लेक्स का डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स का डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या है, कॉलम है। अगर हम यहाँ पर क्या सेट कर दें, रो, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्स का डायरेक्शन रो की तरफ है। सो दिस इज वेरी सिंपल, फ्लेक्स का डायरेक्शन रो है जो कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, इसको मैं हटा भी दूं तो भी वही चीज होगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम कर दूं तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स की। और अगर मैं अब ये यहाँ पर अगर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, ये कैसे काम करता है। फ्लेक्स बॉक्स इज ऑल अबाउट कि आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर उसको वर्क करते देखिए। अब देखिए कि ये काम नहीं कर रहा है फ्लेक्स एंड। दिस इज द क्योंकि वे, हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे रखा है ना, इसलिए, मतलब सॉरी, उसको कॉलम दे रखा है ना इसलिए। हाँ अलाइन ये, आइटम्स तो अभी भी सेंटर है, इसलिए वो हाँ वैसे सेंटर में आ रहा है। हाँ ये चीजें हैं, आपको इन चीजों को समझना होगा। जैसे अगर हम बॉडी की हाइट को प्रणय एक बार 700 VH कर दे, बॉडी की हाइट को 700 VH, और तब आप देखेंगे वो वाली प्रॉपर्टी। हाँ, अब देखिए ये ऊपर नहीं आ रहा है, अब ये फ्लेक्स एंड में चले गए हैं सही में, क्योंकि पहले हमारी हाइट ही उतनी, मिनिमम हाइट हमने 100 VH दे रखी थी, तो ये बस जितनी इसको जरूरत थी ना इसने उतनी हाइट ऑक्यूपाई की। अब हमने इसको ओवर हाइट दी है, इसलिए वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। अब ये क्या चला हो गया है, सबसे नीचे आ गया है, और ये ऊपर में से थोड़ा थोड़ा जा रहा है, मतलब स्पेस दे रहा है, और नीचे बिल्कुल स्टिक हो गया है, बॉटम से बिल्कुल जाकर चिपक चुका है। अब एक फ्लेक्स डायरेक्शन होती है, अगर मैं अलाइन आइटम्स में भी यहाँ पर चेंज करके करूँ फ्लेक्स एंड, तो ये इस टाइप का हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो 3-4 प्रॉपर्टीज हैं आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्लेक्स क्या होता है। खैर फ्लेक्स बहुत ही बड़ा चीज होता है, और एक क्लास में उसे सीखना भी नेसेसरी, मतलब पॉसिबल नहीं है, और एक दिन में सीखना भी नहीं चाहिए। इसको कैसे सीखना चाहिए, इसको प्रोजेक्ट्स बनाते हुए सीखना चाहिए।
तभी ये बहुत अच्छे से समझ में आए। और एक बार ये एक और फ्लैक्स डायरेक्शन बता देता हूँ मैं, वो मतलब रेस्पॉन्सिवनेस देता है आपकी वेबसाइट को एक तरीके से। तो देखिए जैसे रिस्पॉन्सिवनेस फ्लैक्स, मतलब होता है कि आप लैप अब चूंकि वेबसाइट है तो आप उसको लैपटॉप में भी खोल अभी आप सकते हो समझ जाएंगे कि रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। और फोन में भी खोल सकते हो, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिव। एक मिनट इनको सेंटर ही कर, एक मिनट। नाउ सी, अब मैंने इसको छोटा कर दिया। अब देखिए मैं इसकी इस विड्थ को, अरे ब्राउजर की विड्थ को कम करूंगा। ये क्या हो रहा है, ये तो खुद ही छोटे हो रहे हैं। क्या नहीं, ये छोटे क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। ओ ओके ओके, फ्लैक्स। नाउ यू कैन सी कि ये चेंज हो चुका है। एक्चुअली आई हैव टू सेट इट टू 100 बैक टू, या नाउ सी, अभी कितना बहुत ही अच्छा लगेगा ये देखने में, ये खुद ब खुद काम कर रहा है। सी हाउ इट्स चेंजिंग। मतलब इसको जितनी नीड है मतलब वो उस उतना हिसाब से लेगा। एडजस्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल ही एकदम आइडियल टाइप कंडीशन, जितना उसको चाहिए उतना लेगा। और जनरली यही वाला यूज होता है, आपने देखा होगा वेबसाइट्स में। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। वो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का हम एक इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अच्छा हाँ, एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का स्लाइड है। फ्लेक्स स्टार्ट जब बिल्कुल लेफ्ट में चला जाए, फ्लेक्स एंड जब बिल्कुल राइट को चला जाए, सेंटर जब बीच में आ जाए। ये स्पेस बिटवीन क्या होता है ये भी हम समझ ही लेते हैं अभी। अगर हम सेंटर की जगह दें स्पेस बिटवीन, सीएसएस में क्या होता है कि आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई करो और देखोगे क्या हो रहा है। सी जब बेसिकली से एलिमेंट्स के बीच में बराबर स्पेस आ जाएगा और जो कॉर्नर एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल वो बिल्कुल मतलब स्टिक स्टिक हो हो जाएंगे जाएंगे। कॉर्नर्स के। अगर मैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन हटाकर स्पेस अराउंड कर दूं, सी आउट चेंजिंग, वहां पर थोड़े थोड़े से स्पेस आ गए ये और इन बीच में दो मैक्सिमम एलिमेंट्स के स्पेस बीच रहा। में जितना स्पेस है उसका हाफ उसने इसके कॉर्नर वाले नहीं, एलिमेंट्स के बेसिकली बीच। हाफ नहीं आ रहा है, ये गैप के चलते ऐसा हो रहा है। ओह अच्छा। हाँ देख, हाफ ही है ना। हो सकता है। और स्पेस एक होता है स्पेस इवनली, उसमें इन सब में बराबर ही स्पेस आ जाएगा। अरे हाँ सही है। कि हम कॉन्सेप्ट भूल भी सकते हैं, इट्स ओके कि आप इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, कितनी बार हम स्किप कर जाते हैं, कुछ को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। इट्स ओके, सीएसएस में इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं कि भूलना नॉर्मल होता है। बस जस्ट गो टू गूगल, नहीं समझ में आ रहा यार क्या होता था ये स्पेस इवनली, जाके सर्च कर लो। अब देखो इस सब में स्पेस बराबर है और ये फर्स्ट जो एलिमेंट्स है इनमें भी स्पेस इक्वल है। तो ये पोजीशन में स्पेस देने के काम आता है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया, ये जो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम है ना, ये बिल्कुल उल्टा काम करेगा अगर मैं यहाँ पर रो हटाकर कॉलम कर दूं। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, ये दूसरे से मतलब ये हो गए, स्वैप हो गई है। स्वैप्ड हो गई हैं। इसीलिए इन ये सारे सेंटर में आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर भी करूँ ना स्पेस इवनली और इसको थोड़ा बढ़ाकर, ठीक, अब यहाँ पर भी उतना ही स्पेस आ रहा है, यहाँ पर भी उतना ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं स्पेस बिटवीन, अब उसको एक बार तेरे को वो भी देनी पड़ेगी प्रणय, मिन विड्थ या विड्थ, उसको 100% की जगह 100 व्यू विड्थ देनी पड़ेगी। इट्स पॉसिबल। 100 व्यू विड्थ, अरे विड्थ में ओके नाउ इट्स वर्किंग। तो आपकी ये जो दो चार प्रॉपर्टीज हैं जो अभी आपने आपको सिखाया फ्लेक्स बॉक्स में, ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब कंफ्यूजिंग भी है तो कोई बात नहीं। फ्लेक्स समझ में आया ना क्या होता है? फ्लेक्स का यूज किस लिए होता है? पोजीशन करने के लिए यूज होता है। अब ये प्रॉपर्टीज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी जब हम एक प्रोजेक्ट पर काम करें। तो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ मैं कि हम प्रोजेक्ट क्या काम करेंगे। सो दिस विल बी आवर प्रोजेक्ट।
इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, जो कि एक वेबसाइट है, जो कि आज एक रिसोर्स हम आपको बता रहे हैं, फ्रंट एंड मेंटोर। ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे ना क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको डिज़ाइंस दिए जाते हैं कुछ चीज़ के, वेबसाइट्स के, और आपको उस वेबसाइट को कोड करना होता है। तो ये एक वेबसाइट है जिसका कि डिज़ाइन दिया हुआ है, डेस्कटॉप पर ऐसा दिखना चाहिए और फ़ोन पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो इसे कल हम कोड करेंगे लाइव, और आपको सिखाएंगे कि जो जितने सारे प्रॉपर्टीज हमने सीख तो लिए हैं, इनको यूज़ कैसे कर रहे हैं एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। और फिर वैभव दिखाया कि उसने कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया। सी, ये कोड है। मैंने सिंपल देखिए, इमेज टैग पढ़ा दिया है, डिव टैग पढ़ाया, इमेज पढ़ाया, हमने h2 टैग देखो हर पढ़ाया, जगह पे font डिव पढ़ाया। टैग यूज कर दिया, जहाँ कहीं भी हमको डिवीजन बनाना ना, बेसिकली हमने ज्यादा नहीं देखा, डिव टैग यूज कर दिया, बाद में उसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज करते हैं। इसका CSS भी आप देखिए, बहुत ही सिंपल CSS। ये आगे का अगर छोड़ दें तो बॉडी हमने आपको सिखाया है, विड्थ सिखा दिया, मिन हाइट कल हम आपको सिखाएंगे, ग्रिड वगैरह चीजें आपको हम सिखा देंगे बाद में, बैकग्राउंड सिखा दिया, फॉन्ट फैमिली नहीं सिखाया है, पोजीशन, ये थोड़े प्रॉपर्टीज है जो अभी अभी धीरे धीरे आपको हम सिखाएंगे। बेसिकली पहले ऐसा करता हूँ, मैं अपना वाला दिखाता हूँ, हाँ, क्योंकि ये तेरे थोड़ा सा वाले मैंने में एडवांस प्रॉपर्टीज बना हाई दिया है। लेवल है। तो एक बार मैं अपना बस प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि दिख कैसा रहा है एक्चुअली में। ये जूम्ड है इसलिए ऐसा हो रहा है। सी, मैंने अपने कोड से जो ये क्वेश्चन मिला था उसको यहाँ पर बना कर दिखा। अब वैभव थोड़ा दिखाएगा जो सिंपल है, और हाँ हाँ तू ही दिखा दे। ये गिटहब पर पुश कर दिया वैभव ने। तो ये भी चीज़ बाकी है, हम ये भी चीज़ आपको बताएंगे कि हम गिटहब पर कोड को पोस्ट कैसे करते हैं। बहुत दिनों से बोल रहे हैं लेकिन टाइम नहीं बच पा रहा बताने का। तो ये CSS है इस वेबसाइट का। सी, ये बहुत सिंपल से CSS है जो कि अभी हमने आपको सिखाया। फॉन्ट फैमिली बस कुछ नहीं, फॉन्ट कौन सा फॉन्ट होगा उसको देने में काम आता है। डिस्प्ले फ्लेक्स बता दिया, हाइट बता दिया, डायरेक्शन कैसे, लाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, बैकग्राउंड, ओवरफ्लो। एक दो प्रॉपर्टीज है जो भी मिसिंग है लेकिन हम आपको बता देंगे। बैकग्राउंड, बॉर्डर रेडियस, ये सारे प्रॉपर्टीज हमने आपको अभी बता दिया। और जो कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं उनको मैं प्रोजेक्ट के साथ ही मतलब अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज को अगर ऐसे बताया जाए ना तो वो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वो और ज़्यादा कंफ्यूज करने लगेगा। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना उसको प्रोजेक्ट के साथ बताया जाए। तो कल हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और इतना मैं कह सकता हूँ कि इसमें जितने भी तरह के प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं उन सारे प्रॉपर्टीज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो कैसी लगी आज की क्लास एक बार ये बता दो। ये वैभव का कोड है, जो वैभव ने बनाया, आई मीन प्रेजेंट के जो बनाया था कोड में आया है। तो आई होप आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। जो चीज़ें समझ नहीं आई है आप उनको पूछ सकते हो। सरप्राइज पर एक्चुअली यही था शुभम, टाइम नहीं था तो इसलिए इसको कल बनाएंगे। आज रिवील कर दिया हमने कि ये सरप्राइज प्रोजेक्ट ये है। और आर्यन गौर का क्वेश्चन है, भैया इमेज को अलाइन और इमेज बॉर्डर कैसे दें। सिंपल, उसको आप या तो डिव में रैप कर दीजिए, यानी डिव के अंदर इमेज को यूज करके आप उन प्रॉपर्टीज को डिव पर अप्लाई कर दीजिए, या आप इमेज पर डायरेक्टली भी इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई हो जाएंगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना तो आप इनको थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ, क्योंकि क्या होता है कि और बच्चों को लग रहा है कि क्लास में ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है जो उनको आता है, लेकिन कितनी ऐसी नई चीजें हैं जो बेसिकली नहीं बताई जाती जनरली। तो एक बार आप उनको बता देना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना फीडबैक दे देना। तो सो ठीक है, यू we मे can लीव now ना, leave the session.